नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कौन से ऐसे सीक्रेट्स अपनाते हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव, पॉजिटिव और पावरफुल बनना चाहते हैं? तो आज हम जानेंगे वो 7 आदतें जो आपकी सोच, आपकी लाइफ और आपके रिजल्ट्स को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक रोड मैप है जो आपको बताएगा कि कैसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हाईली इफेक्टिव बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 7 आदतों की इस जिंदगी बदल देने वाली यात्रा को। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं क्या करें, हालात ही ऐसे हैं, या मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि फलाना चीज मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। ये एक रिएक्टिव सोच है। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को, अपने बॉस को, सरकार को या अपने हालात को दोषी ठहराते हैं। वे मानते हैं कि उनकी खुशी या दुख बाहरी चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर मौसम अच्छा है, तो वे खुश हो जाएँगे। अगर बॉस मूड में है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो वे तुरंत शिकायत करने लगते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अलग होते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद लेना। इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि आप अपने चुनाव करने के लिए आज़ाद हैं और आपकी प्रतिक्रिया आपके कंट्रोल में है। भले ही आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाए, आप ये चुन सकते हैं कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक ट्रैफिक में फँस गए और आपको देर हो रही है। एक रिएक्टिव व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, हॉर्न बजाएगा और शिकायत करेगा। लेकिन एक प्रोएक्टिव व्यक्ति क्या करेगा? वह शायद स्वीकार करेगा कि ट्रैफिक उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वह ये कंट्रोल ज़रूर कर सकता है कि वह इस समय का उपयोग कैसे करे। शायद वो कोई पॉडकास्ट सुनेगा या अपनी अगली मीटिंग की तैयारी करेगा या बस आराम से साँस लेगा। वह जानता है कि उसकी खुशी उस ट्रैफिक जाम पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी खुद की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव के दायरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन पर आपका सीधा कंट्रोल है। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपकी मेहनत। रिएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता के दायरे पर भी ध्यान देते हैं, जैसे महंगाई, राजनीति, दूसरों का व्यवहार, जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। जब आप अपने प्रभाव के दायरे पर ध्यान देते हैं, तो ये दायरा धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है और आप अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा हिस्सों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ना कि दूसरों की शर्तों पर या बाहरी हालातों के हिसाब से। ये एक ऐसी आदत है जो आपको खुद पर और अपनी ज़िंदगी पर पूरा कंट्रोल देती है। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। ये आदत हमें अपनी ज़िंदगी का एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कहती है। ज़रा सोचिए, अगर आप एक घर बना रहे हैं, तो क्या आप सीधा ईंट, गारा उठाना शुरू कर देंगे? नहीं। पहले आप एक डिज़ाइन बनाएँगे, एक नक्शा बनाएँगे, जिसमें सब कुछ साफ़ होगा। घर कैसा दिखेगा, कितने कमरे होंगे, कहाँ क्या होगा। ठीक उसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी का भी एक नक्शा बनाना चाहिए। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के लक्ष्यों और मूल्यों को पहले से तय कर लें। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी खुद की पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। ये एक ऐसा बयान है जो बताता है कि आप कौन हैं, आप किस चीज़ में विश्वास करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आज से 50 साल बाद आप अपनी अंतिम यात्रा पर हैं। आपके दोस्त, परिवार और सहकर्मी वहाँ मौजूद हैं। आप उनके मुँह से अपने बारे में क्या सुनना चाहेंगे? क्या वे कहेंगे कि आप एक ईमानदार व्यक्ति थे, एक दयालु पड़ोसी, एक समर्पित माता-पिता, एक प्रेरणादायक लीडर? जब आप ये कल्पना करते हैं, तो आप उन गुणों और मूल्यों को पहचान पाते हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। ये आदत हमें 2 तरह की रचना के बारे में बताती है। सबसे पहली है मानसिक रचना।
ये वो ब्लूप्रिंट है जो आपके दिमाग में बनता है। जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनता है। आप अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को मानसिक रूप से बनाते हैं। आप कैसे माता-पिता बनना चाहते हैं, आप अपने करियर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप किस तरह के दोस्त बनना चाहते हैं। दूसरा है शारीरिक रचना। ये वो काम है जो आप रोज़ाना करते हैं, उस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए। अगर आप अंत को ध्यान में रखकर शुरू नहीं करते, तो आप दूसरों के बनाए हुए नक्शे पर चल सकते हैं। समाज, विज्ञापन या दूसरे लोगों की उम्मीदें आपकी ज़िंदगी का रास्ता तय कर सकती हैं। आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन कहीं पहुँच नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपने ये तय ही नहीं किया कि आपको जाना कहाँ है। ये आदत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ये हमें बताती है कि हम सीढ़ी के सही सिरे पर चढ़ रहे हैं, ना कि उस सीढ़ी पर जो गलत दीवार से लगी है। जब आपके पास एक स्पष्ट मिशन होता है, तो आपके हर दिन के फैसले उस बड़े लक्ष्य के साथ मेल खाते हैं और आपकी ज़िंदगी में एक मकसद और एक दिशा आ जाती है। तीसरी आदत, पहली चीज़ें पहले ये रखें। आदत दूसरी आदत पर टिकी है। आपने अपनी ज़िंदगी का नक्शा बना लिया, अपने लक्ष्य तय कर लिए। अब सवाल है कि आप उन लक्ष्यों तक पहुँचेंगे कैसे? पहली चीज़ें पहले रखें का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ों को प्राथमिकता दें और उन्हें सबसे पहले करें। ये सिर्फ़ समय को मैनेज करना नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करना है, ताकि आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। स्टीवन कवी ने समय प्रबंधन के लिए एक मैट्रिक्स दिया है, जिसमें 4 बॉक्स हैं। पहला बॉक्स, ज़रूरी और अर्जेंट, ज़रूरी काम जो अभी करने हैं। इसमें वे काम आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिन्हें तुरंत करना है, जैसे कि कोई संकट, अर्जेंट समस्याएँ या समय सीमा वाले प्रोजेक्ट। अगर आप हमेशा इस खाने में, इस बॉक्स में फँसे रहते हैं, तो आप तनाव में रहेंगे और हमेशा आग बुझाते रहेंगे। खाना 2 यानी बॉक्स 2, ज़रूरी लेकिन अर्जेंट नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण खाना है, बॉक्स है, इसमें वे काम आते हैं जो आपकी लंबी अवधि के लिए, लक्ष्यों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिन्हें तुरंत करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि रिश्ते बनाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, व्यायाम, अच्छा खाना, योजना बनाना, नए कौशल सीखना और समस्याओं को आने से पहले ही रोकना। अगर आप ज़्यादा समय इस खाने में, इस बॉक्स में बिताते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में संतुलन और कंट्रोल ज़्यादा होगा। बॉक्स नंबर 3, अर्जेंट लेकिन ज़रूरी नहीं। इसमें वे काम आते हैं जो तुरंत ध्यान माँगते हैं, लेकिन वे आपके लक्ष्यों के लिए उतने ज़रूरी नहीं होते, जैसे कुछ फ़ोन कॉल, कुछ मीटिंग्स, कुछ ईमेल जिनका जवाब देना ज़रूरी लगता है। ये काम अक्सर हमें भटकाते हैं क्योंकि ये अर्जेंट लगते हैं, लेकिन असल में ये दूसरों की प्राथमिकताओं को पूरा कर रहे होते हैं। खाना 4 यानी बॉक्स नंबर 4, ना ज़रूरी ना अर्जेंट। इसमें वे काम आते हैं जो ना तो ज़रूरी होते हैं और ना ही अर्जेंट, जैसे बहुत ज़्यादा टीवी देखना, फालतू की बातें करना या सोशल मीडिया पर बेवजह समय बिताना। तीसरी आदत हमें प्रेरित करती है कि हम अपना ज़्यादातर समय बॉक्स 2 में बिताएँ। ऐसा करने से आप बॉक्स 1 की समस्याओं को कम कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से योजना बना रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। ये आदत हमें ना कहना सिखाती है, उन चीज़ों को ना कहना जो अर्जेंट लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होती, ताकि आप उन चीज़ों पर हाँ कह सकें जो वाक़ई मायने रखती हैं। ये आदत आपके अंदर अनुशासन और आत्म नियंत्रण लाती है। ये आपको अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने की शक्ति देती है, ना कि सिर्फ़ बाहरी माँगों के हिसाब से। चौथी आदत, जीत सोचें। दोस्तों, हमारी दुनिया अक्सर हमें सिखाती है कि ज़िंदगी एक प्रतियोगिता है, एक कॉम्पिटिशन है। यहाँ एक को जीतना है और दूसरे को हारना है। ये जीत-हार सोच है। इसमें या तो आप जीतते हैं और दूसरा हारता है, या आप हारते हैं और दूसरा जीतता है। इस सोच में सहयोग की कोई जगह नहीं, सिर्फ मुकाबला होता है। लेकिन चौथी आदत हमें एक बिल्कुल अलग नज़रिया देती है, जीत-जीत सोच। जीत-जीत सोच का मतलब है कि आप ऐसे समाधान ढूँढते हैं जिसमें हर कोई फ़ायदे में रहे।
ये आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित है, जहाँ हर कोई एक ऐसे परिणाम तक पहुंचना चाहता है जिसमें सभी को संतुष्टि मिले। ये सोचती है कि अगर मैं जीतूंगा तो तुम्हें भी जीतना होगा। कल्पना कीजिए आप और आपका सहकर्मी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जीत हार की सोच वाले व्यक्ति क्रेडिट लेने या दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन जीत जीत की सोच वाला व्यक्ति ये देखेगा कि दोनों मिलकर कैसे प्रोजेक्ट को सबसे अच्छा बना सकते हैं और कैसे दोनों को उसकी सफलता का श्रेय मिल सकता है। जीत जीत सोच के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले है अखंडता यानी इंटेग्रिटी, अपने वादों पर टिके रहना और अपनी बातों का पक्का होना। दूसरा है परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना, साथ ही दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना। तीसरा है प्रचुरता की मानसिकता यानी कि अबंडेंस ऑफ मेंटालिटी, ये विश्वास की दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त सफलता और संसाधन है। इसका उल्टा कमी की मानसिकता है, जहां लोग सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा सफल होता है तो उनके लिए कम बचेगा। जीत जीत सोच ना सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि व्यापारिक लेन देन, परिवार के फैसलों और किसी भी तरह के सहयोग में बहुत जरूरी है। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप दूसरों के साथ विश्वास और सम्मान का रिश्ता बनाते हैं, जिससे दीर्घकालिक संबंध बनते हैं। ये केवल समझौता नहीं है जहाँ दोनों थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, बल्कि ये एक ऐसा समाधान है जहाँ दोनों पार्टियां अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए एक नए स्तर पर पहुंचती हैं। ये एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपनी जिंदगी में सहयोग और सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं। पांचवी आदत, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की। दोस्तों, कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसमें माहिर नहीं होते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम दूसरों को कैसे समझाएं, कि हम क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं या क्या सोचते हैं। हम अपनी बात रखने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, लेकिन दूसरों की बात सुनने में हम कमजोर पड़ जाते हैं। पांचवी आदत हमें इस गलती को सुधारने का तरीका सिखाती है। पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की का मतलब है कि किसी भी बातचीत या रिश्ते में हमारी पहली प्राथमिकता दूसरे व्यक्ति को गहराई से समझना होनी चाहिए। उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को, उसकी ज़रूरतों को, और ये समझना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की भावना और मतलब को भी समझना है। इसे एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब है कि आप दूसरे की बात को उसके नज़रिए से सुने, ना कि अपने नज़रिए से। आप सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुन रहे, बल्कि समझने के लिए सुन रहे हैं। इसमें आप दूसरों की बात को काटते नहीं हैं, उन्हें जज नहीं करते, सलाह नहीं देते, जबकि वह खुद ना मांगे। आप बस उनकी बात पर पूरा ध्यान देते हैं, उनकी भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें महसूस कराते हैं कि उनकी बात को सुना और समझा जा रहा है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से आता है और कहता है, आज स्कूल बहुत बोरिंग था, मैं नहीं जाना चाहता। एक सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है, ऐसा मत कहो, स्कूल जाना बहुत जरूरी है। लेकिन एम्पैथी लिसनिंग में आप कहेंगे, ओह, ऐसा लगता है कि आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं रहा, तुम्हें क्या बोरिंग लगा। आप बच्चे की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि तुरंत उसे ठीक करने की। जब आप दूसरों को समझते हैं तो वे सुरक्षित महसूस करते हैं और आपको समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें समझा गया है तो वे आपके विचारों और सलाह को स्वीकार करने के लिए ज्यादा खुले होते हैं। ये विश्वास और सम्मान का आधार बनता है। ये आदत ना सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि काम पर, ग्राहक सेवा में और किसी भी तरह के सामाजिक मेलजोल में बेहद शक्तिशाली है। ये आपको लोगों से गहरा जुड़ाव बनाने और उनकी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। जब आप दूसरों को समझते हैं तो आपको अपनी बात रखने का भी ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि आपने विश्वास की नींव रख दी है। छठी आदत, तालमेल का प्रयोग करें। दोस्तों, छठी आदत तालमेल का प्रयोग करने की बात कहती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा अपने हिस्से के जोड़ से ज्यादा होता है। यानी जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक काम करते हैं
और अपने मतभेदों का सम्मान करते हैं, तो वे जो परिणाम हासिल करते हैं, वह उनके अलग-अलग किए गए काम से भी कहीं ज़्यादा बेहतर और बड़ा होता है या उससे भी ज़्यादा। हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर सोचते हैं कि सही सिर्फ एक ही तरीका है, हमारा तरीका। लेकिन तालमेल की आदत हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों के अलग-अलग विचारों, दृष्टिकोणों और अनुभवों को साथ लाते हैं, तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। ये केवल समझौता नहीं है, जहाँ दोनों पार्टियाँ थोड़ा-थोड़ा छोड़ देती हैं। ये एक ऐसा नया समाधान ढूँढना है, जो दोनों पक्षों को पूरी तरह से संतुष्ट करे और एक नया, बेहतर रास्ता खोले। उदाहरण के लिए, एक टीम मीटिंग में अगर हर कोई अपनी ही बात पर अड़ा रहे, तो शायद कोई समझौता हो जाए, लेकिन वह आदर्श समाधान नहीं होगा। लेकिन अगर टीम के सदस्य एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उनके मतभेदों का सम्मान करते हैं और उन्हें रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो वे एक ऐसा नया विचार या रणनीति बना सकते हैं, जो किसी एक व्यक्ति के दिमाग में कभी नहीं आया होगा। ये टीम वर्क की शक्ति है। तालमेल के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ डिफरेंसेस। ये समझना कि हर व्यक्ति अलग है और हर किसी के पास कुछ ना कुछ अलग है, अनूठा है, जो वह ला सकता है। मतभेदों को खतरा नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना। ओपन माइंड, नए विचारों और दृष्टिकोणों को सुनने और स्वीकार करने के लिए ओपन माइंडेड रहना, तैयार रहना। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, समस्याओं को हल करने और नए अवसर पैदा करने के लिए मिलकर काम करना। तालमेल तब होता है जब लोग एक दूसरे से अपनी ऊर्जा को जोड़ते हैं, जिससे एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो अलग-अलग काम करने पर भी कभी नहीं मिल सकती। ये परिवार में, दोस्तों के बीच और काम पर हर जगह लागू होता है। जब आप तालमेल का उपयोग करते हैं, तो आप न केवल बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि आप अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं और सीखने तथा बढ़ने के लिए अवसर पैदा करते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो आपको दूसरों के साथ मिलकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करती है। 7वीं आदत, आरी की धार तेज करें। दोस्तों, हमारी 7वीं और आखिरी आदत, आरी की धार तेज करें, बाकी सभी आदतों की नींव है, जो हमें खुद को लगातार नया और बेहतर बनाने के लिए कहती है। स्टीफन कवी एक कहानी बताते हैं। एक लकड़हारा बहुत मेहनत से पेड़ काट रहा होता है, लेकिन उसकी आरी की धार खराब हो गई है। कोई उससे कहता है कि अपनी आरी तेज कर ले, लेकिन वह कहता है, मेरे पास आरी तेज करने का समय नहीं है, मुझे पेड़ काटने हैं। ये कहानी हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज करने का, किताबें पढ़ने का या अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का समय नहीं है। लेकिन 7वीं आदत हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपनी आरी यानी खुद को तेज़ नहीं करेंगे, तो हम कम प्रभावी हो जाएँगे और थक जाएँगे। आरी की धार तेज करें का मतलब है कि आप अपने 4 प्रमुख आयामों को लगातार बेहतर बनाएँ, जिसमें पहला आयाम है फिज़िकल डायमेंशन यानी कि शारीरिक आयाम। ये आपके शरीर का ध्यान रखने के बारे में है। इसमें पर्याप्त नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना और नियमित रूप से व्यायाम करना शामिल है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, तो आपके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है और आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। दूसरा है मानसिक आयाम यानी मेंटल डायमेंशन, जो आपके दिमाग को तेज और सक्रिय रखने के बारे में है। इसमें पढ़ना, लिखना, नई चीज़ें सीखना, योजना बनाना और खुद को मानसिक रूप से चुनौती देना शामिल है, जो आपके दिमाग को खुला और रचनात्मक रखता है। तीसरा आयाम है आध्यात्मिक आयाम यानी स्पिरिचुअल डिमेंशन, जो आपके मूल्यों, सिद्धांतों और अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ने के बारे में है। इसमें ध्यान करना, प्रकृति में समय बिताना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना या बस अपनी आत्मा को पोषण देने वाली चीज़ें करना शामिल है, जो आपको एक दिशा और शांति देता है। चौथा आयाम है सामाजिक भावनात्मक आयाम, सोशल एंड इमोशनल डायमेंशन, ये आपके रिश्तों को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ जुड़ने के बारे में है। इसमें दूसरों के साथ सहानुभूति रखना, उन्हें सुनना, विश्वास बनाना और दूसरों की सेवा करना शामिल है। ये आपके सामाजिक कौशल को बढ़ाता है और आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। ये आदत हमें बताती है कि हमें खुद के लिए समय निकालना चाहिए।
ये कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक निवेश है। जब आप खुद को नया करते हैं और अपने इन 4 आयामों पर काम करते हैं, तो आप बाकी सभी 6 आदतों को बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। आप ज़्यादा ऊर्जावान, ज़्यादा रचनात्मक, ज़्यादा संतुलित और ज़्यादा प्रभावी बन जाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है, जो आपको लगातार बेहतर बनने में मदद करता है। ये आपको बर्नआउट से बचाता है और आपको एक लंबी, सार्थक और प्रभावी ज़िंदगी जीने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी स्टीवन आर कवी की अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें की विस्तृत व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि हर आदत को इतनी गहराई से समझने के बाद आप इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना पाएँगे और अपनी प्रभावशीलता को नई ऊँचाइयों पर ले जा पाएँगे। याद रखें, ये सिर्फ़ आदतें नहीं, बल्कि जीवन जीने के सिद्धांत हैं। आपको कौन-सी आदत सबसे ज़्यादा पसंद आई और किस पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।